बीए हिंदी ऑनर्स। पहला पेपर है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हिंदी साहित्य के कालों के नामकरण के विभिन्न प्रयासों का उल्लेख कीजिए। अब हिंदी साहित्य के कालों का नामकरण अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग तरीके से किया है, उसी को एक्सप्लेन करना है कि अलग अलग किन किन लोगों ने क्या क्या प्रयास किए इसका काल विभाजन करते टाइम। तो आंसर है जॉर्ज गियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया था। सबसे पहले किसने प्रयास किया? जॉर्ज गियर्सन ने। काल विभाजन पर अपनी सम्मति प्रकट करते हुए गियर्सन ने लिखा, सामग्री को, मतलब जो कंटेंट होता है, सामग्री मतलब जितना भी कंटेंट है उसको यथासंभव काल क्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। सीक्वेंस में उन्होंने काल क्रम मतलब टाइम के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में प्रस्तुत करने का इन्होंने प्रयास किया। वह सर्वत्र सरल नहीं रहा, मतलब वो इतना आसान था नहीं, और कतिपय स्थलों पर तो यह असंभव सिद्ध हुआ, और कहीं कहीं पर तो इसको विभाजित करना असंभव सा भी हो गया। ये तो जॉर्ज गियर्सन ने सबसे पहले प्रयास किया। उसके बाद मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो जॉर्ज गियर्सन के काल विभाजन की तुलना में कहीं अधिक प्रौढ़, विकसित और तर्कसंगत है, मतलब उससे कहीं ज्यादा सही है। अब मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन क्या किया? सबसे पहले इन्होंने किया आरंभिक काल। आरंभिक काल इन्होंने माना 700 से 1444 तक, 700 से 1444 तक। फिर उन्होंने उसके बाद लाए माध्यमिक काल, मध्यकाल भी बोल सकते हैं, 1445 से 1680, 1445 से 1680। उसके बाद अलंकृत काल 1681 से 1881, 1681 टू 1881। इसके बाद आया परिवर्तन काल 1890 से 1925 तक, 1890 से 1925 तक। और वर्तमान काल जो चल रहा है, आधुनिक काल, वर्तमान काल बोल सकते हैं, 1926 से लेके अब तक जो चल रहा है वो वर्तमान काल है। ठीक है, तो मिश्र बंधुओं का काल विभाजन पद्धति की दृष्टि से सम्यक और सरल है, मतलब इसको याद करना पढ़ना भी आसान है, परंतु नामकरण में एक रूपता का अभाव है, मतलब एक जैसी नहीं है, क्योंकि अलंकृत काल नामक साहित्य की आंतरिक प्रवृत्ति अथवा वर्ण्य विषय अथवा कवियों के संप्रदाय विशेष का घोतन करता है, जबकि पहला, दूसरा और चौथा नाम विकास व्यवस्था को व्यक्त करता है तथा अंतिम युग विशेष का संकेत मात्र ही देता है। इतना ही नहीं, वरन अपभ्रंश युग को हिंदी साहित्य का आदिकाल मानना और भाषा वैज्ञानिक मूल भी है। इसके उपरांत 1920 ईस्वी में 1920 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर दिया, जो सबसे ज्यादा माना गया। और नामकरण इसका इस प्रकार किया गया, उन्होंने सबसे पहले काल को नाम दिया आरंभिक काल को वीर गाथा काल, फिर भक्ति काल, भक्ति काल के बाद रीति काल, रीति काल के बाद आधुनिक काल। 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1920 में। इनमें से भक्ति काल और आधुनिक काल को तो यथावत स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि उसमें जो उसकी जो विशेषताएं थी, प्रवृत्ति थी, उसी प्रकार थी, तो उसको तो स्वीकार सबने कर लिया। परंतु वीर गाथा काल और रीति काल के विषय में विवाद रहा है। जिन वीर गाथाओं के आधार पर शुक्ल जी ने वीर गाथा काल का नामकरण किया, उनमें से कुछ अप्राप्य हैं, मतलब मिलती ही नहीं है, और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं, उसके बाद में उनकी रचना की गई है, तो जरूरी नहीं कि वो सही भी हैं। इनके अतिरिक्त जो साहित्य इस काल अवधि में लिखा गया, इस समय में लिखा गया, उसमें सामंत्य और धार्मिक तत्वों का प्राधान्य होने पर भी कथ्य और माध्यम के रूप में ऐसी विविधता और अव्यवस्था है, और किसी भी एक प्रवृत्ति के आधार पर उसका सही नामकरण नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में आदिकाल जैसा निर्विशेष नाम, जो भाषा साहित्य की आरंभिक अवस्था मात्र का घोतन करता है, अधिक समीचीन है, मतलब अधिक उपयुक्त है। रीतिकाल के संदर्भ में मतभेद सीमित है, कुछ लिमिटेड मतभेद हुए। आधुनिक काल को शुक्ल जी ने 3 चरणों में भक्त किया, फिर आधुनिक काल को भी इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और उन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्थान कहा है। प्रथम और द्वितीय उत्थान के विषय में उन्होंने यह संकेत भी कर दिया है कि इसमें क्रमशः भारतेंदु काल और द्विवेदी काल भी कहा जा सकता है, मतलब जो पहला था, पहला और दूसरा जो है भारतेंदु काल और द्विवेदी काल है। तीसरे उत्थान को कदाचित उनके प्रभाव है रूप के कारण उनको कोई नाम नहीं दिया। तीसरे चरण की सर्वप्रमुख साहित्य प्रवृत्ति है छायावाद, अतः उसका उचित नाम छायावाद काल भी हो सकता है। उसके परिवर्ती काल की चेतना इतनी जल्दी जल्दी बदल रही है कि किसी एक स्थिर आधार को लेकर उसका नामकरण नहीं किया जा सकता। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन के अंतिम 4 कालखंड तो आचार्य शुक्ल के ही विभाजन के अनुरूप है। अब जब डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने काल विभाजन किया, तो उनके जो अंतिम 4 कालखंड थे वो आचार्य शुक्ल के अनुसार ही थे। केवल वीर गाथा काल के स्थान पर उन्होंने चारण काल नाम दे दिया, किंतु इसमें एक विशेषता संधि काल की है, जो वस्तुतः गुण वृद्धि और सूचक कम एवं दोष वृद्धि का घोतक अधिक है। कुछ विद्वानों ने तो चारण काल नामकरण को असंगत भी बताया है। उनके मतानुसार उस युग के काव्य रचयिता चारण नहीं, भट्ट अथवा ब्रह्म भट्ट थे। इसी प्रकार संधि काल नामकरण द्वारा
रूढ़ि त्याग एवं नवीनता ग्रहण का साहस अवश्य दिखाया गया है, परंतु उसमें भ्रामकता अधिक है, मतलब वो भ्रमित करने वाला है, और उसमें निश्चयात्मकता कम है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास की पूर्व पीठिका में डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने काल विभाजन में कुछ संशोधन कर उसको वर्गीकरण को नया रूप देने का उन्होंने प्रयास किया। इन्होंने आचार्य द्विवेदी द्वारा दिए गए नामों जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल को यथावत स्वीकार करके आधुनिक काल में कुछ परिवर्तन कर काल विभाजन को अनंत रूप दिया, एक नया रूप दिया। तो गणपति चंद्रगुप्त के अकॉर्डिंग काल विभाजन क्या था? आदिकाल 650 से 1350, भक्ति काल 1350 से 1650, रीति काल 1650 से 1859 और आधुनिक काल 1859 से आज तक। तो इन्होंने इन 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा, हिंदी साहित्य के कालों के नामकरण के विभिन्न प्रयासों पर उल्लेख करो। तो ये इसका आंसर था। इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी इतिहास के इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए। अब ये भी सेम ही ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। आंसर है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को कारण, कार्य मूलक, वैज्ञानिक पद्धति से लिखने के संबंध में अनेक समस्याएं रही हैं, मतलब उसको वैज्ञानिक साइंटिफिकली प्रूव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आई, तथा अनेक विद्वानों ने विभिन्न दृष्टियों से उन समस्याओं के समाधान भी सुझाए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को लेकर सबसे पहली समस्या यह होती है कि हिंदी भाषा का उद्भव कब से माना जाए। कोई श्योर ही नहीं कि हिंदी भाषा कब से शुरू हुई। हिंदी भाषा के प्रारंभ को लेकर निम्नलिखित मत प्रचलित है। अब अलग अलग राइटर के अनुसार हिंदी भाषा अलग अलग तरीके से प्रारंभ होती है। पहला मत जो है, पहले मत के अनुसार हिंदी भाषा का प्रारंभ 7वीं शताब्दी से माना गया है। शिव सिंह सेंगर ने 1883 में लिखित अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में 7वीं शती को पुष्य नामक कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। मतलब शिव सिंह सेंगर जो मानते हैं कि पुष्य नाम के एक कवि थे, वो 7वीं सदी में थे, और वही हिंदी के सबसे पहले कवि माने जाते हैं। और बाद के साहित्यकारों ने जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधुओं पर भी शिव सिंह सेंगर द्वारा प्रस्तुत भ्रांति का प्रभाव पड़ा और वे हिंदी साहित्य का आविर्भाव 7वीं सदी को मानने लगे। मतलब उसके बाद जो आए जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधु, वो भी शिव सिंह सेंगर की तरह हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव है, उसका स्टार्ट जो है वो मानते 7वीं सेंचुरी से ही है। पंडित राहुल सांस्कृत्यानंद ने 7वीं शताब्दी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांस्कृत्यानंद जो है वो भी यही मानते कि इसका आविर्भाव यानी कि इसकी स्टार्टिंग 7वीं सदी से हुई थी। वो कहते हैं उस समय में एक कवि थे सरहपाद, वो हिंदी के प्रथम कवि थे, किंतु उन्होंने दोहा कोश में सरहपाद के नाम से एक कविता के नमूने प्रस्तुत किए हैं। इस संबंध में, ये तो पहला मत हुआ, इस संबंध में दूसरा मत हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव जो 10th सेंचुरी से मानने के पक्ष में है। मतलब उसमें इसको 10th सेंचुरी से मानते हैं कि हिंदी का जो आविर्भाव है या उसकी स्टार्टिंग जो है वो 10वीं सदी से हुई है। इस मत को मानने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस मत को मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश भाषा, प्राकृत भाषा हिंदी या पुरानी हिंदी के रूप में ग्रहण करते हुए सन 1107 ईस्वी में से हिंदी भाषा और साहित्य का आविर्भाव माना। वो ये मानते हैं कि सबसे पहले क्या थी? अपभ्रंश भाषा थी। अपभ्रंश भाषा के बाद ही हिंदी का जन्म हुआ और 1107 ईस्वी में वो इसका आविर्भाव मानते हैं, किंतु बाद में शुक्ल जी का उक्त मत निराधार सिद्ध हुआ, मतलब उसका कोई बेस ही नहीं मिला। उन्होंने जन रचनाओं को आधार मानकर 10वीं सदी के अंतिम चरण को हिंदी साहित्य के आविर्भाव का काल निर्धारित किया था। उसमें कौन कौन सी कविताएं थी? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। लेकिन उस समय की जो रचनाएं थी कीर्तिलता और कीर्ति पताका, वो तो अपभ्रंश की रचनाएं। जयचंद प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, हमीर रासों के अस्तित्व का भी पता ही नहीं है। और खुमान रासो, परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो अपने वर्तमान रूप में परवर्ती रचनाएं मानी जाती हैं। मतलब वर्तमान रूप में ये माना जाता है कि वो पहले की कहानियां थी जो बाद में लिखी गई हैं। ऐसी स्थिति में यह मत स्वतः ही निरस्त हो जाता है। इस संबंध में तीसरा मत हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव 12th सेंचुरी को मानने के पक्ष में है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में 12वीं शताब्दी में रचित काव्यों को हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप का विकास मानते हुए शालिभद्र शूरी की सन 1884 ईस्वी में की रचना भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है। अब जो गणपति चंद्रगुप्त है वो ये मानते हैं कि हिंदी का आविर्भाव 12वीं सदी में हुआ, 12th सेंचुरी में हुआ। उन्होंने ये शालिभद्र शूरी की एक रचना थी भारतेश्वर बाहुबली रास जो 1884 में आई थी, इसी को हिंदी का पहला ग्रंथ माना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर हरीश आदि विद्वानों ने भी उक्त रचना को हिंदी की प्रथम रचना माना है। उपयुक्त मतों में तीसरा मत ही अधिकतर विद्वानों को मान्य है। तब अधिकतर विद्वान यही मानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव था, जिसकी स्टार्टिंग थी, वो 12वीं सदी से ही हुई है, क्योंकि 12वीं सदी से ही जैन कवियों द्वारा रचित धार्मिक रास काव्य की अखंड परंपरा का विकास भी हुआ था।
तो ये है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर टिप्पणी की गई है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि का विवेचन कीजिए। अब आधुनिक हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि, उसका बेस क्या है? आंसर है डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने आधुनिक काल साहित्य के परिवर्तन के कारण अपनी आलोचनात्मक पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास में 3 चरण माने। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, उसमें उन्होंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले, भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना। दूसरा, पश्चिमी विचारों तथा भावों का आयात, मतलब बाहर से जो लोग आए उनके विचार भी हमारे अंदर आए, ठीक है, उनके विचार भी लोगों को मिले। उसके बाद अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव क्या पड़ा हिंदी के ऊपर। फिर प्रेस की स्थापना, प्रेस ने साहित्य के प्रचार प्रसार में किस प्रकार योगदान दिया, इस विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य उसका उद्भव और विकास नामक अपनी आलोचनात्मक पुस्तक में लिखा है। उनकी एक पुस्तक है हिंदी साहित्य उसका उद्भव और विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की बुक है। इसमें उन्होंने लिखा है, वस्तुतः साहित्य में आधुनिकता का वाहन प्रेस है, मतलब जहाँ न्यूज़पेपर वगैरह किताबें वगैरह छपती है वहीं से उसमें आधुनिकता आती है, उसमें नयापन आता है और उसके प्रचार में वो सहायक भी है। यातायात के समुन्नत साधन, पुराने साहित्य से नए साहित्य का प्रधान अंतर यह है कि पुराने साहित्यकार की पुस्तकें प्रचारित होने के अवसर पर कम पाती थी। जो पुराने साहित्यकार थे उनका प्रचार प्रसार कम होता था। राजाओं की कृपा, विद्वानों की गुणग्राहता, विद्यार्थियों के अध्ययन में उपयोगिता इत्यादि अनेक बातें उनके प्रचार की सफलता निर्धारण करती थी। मतलब उनके पास ऐसा कुछ था नहीं कि वो अपनी बातों को प्रचार, मतलब उसको वो प्रचार कर पाए। तो उनकी प्रचार का रहस्य के मतलब प्रचार कैसे होता था? विद्यार्थियों से, राजाओं से, महाराजाओं से वैसे ही प्रचार होता था। वही निर्धारण करते थे कि उनकी कविता कैसी है। प्रेस स्थापित हो जाने के बाद पुस्तकों के प्रचारित होने का कार्य सहज हो गया, आसान हो गया। और फिर प्रेस के पहले गद्य की बहुत उपयोगिता नहीं थी। प्रेस के पहले जो गद्य लिखे जाते थे उनकी ज्यादा उपयोगिता नहीं होती थी क्योंकि वो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाता था। प्रेस होने से उनकी उपयोगिता बढ़ गई और विविध विषयों की जानकारी देने वाली पुस्तकें प्रकाशित होने लगी। वस्तुतः प्रेस ने साहित्य को प्रजातांत्रिक रूप दिया, मतलब साहित्य प्रजा तक, लोगों तक पहुंचने लगी, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने लगी। किसकी वजह से? प्रेस की वजह से। समाचार पत्र, उपन्यास, आधुनिक ढंग के निबंध और कहानियां सब प्रेस के प्रचार के बाद ही लिखी जाने लगी। अब साहित्य के केंद्र में कोई राजा या रईस नहीं रहा, बल्कि अपने घरों में बैठी हुई असंख्य अज्ञात जनता आ गई। इस प्रकार प्रेस में साहित्य के प्रसार और प्रचार में, उनकी अभिवृद्धि में और उनकी नई नई शाखाओं को उत्पन्न करने में ही सफलता नहीं दी, बल्कि उनकी दृष्टि से समूल परिवर्तन में भी योगदान दिया। मतलब साहित्य के विकास का श्रेय प्रेस को भी जाता है। तो पहले क्या होता था, कवि रचना करते थे, या तो राज दरबार में सुनाते थे, या बड़े बड़े लोगों के घरों में सुनाते थे, या अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते, वही लोग सुनते थे। आम जनता को उससे कोई लेना देना था नहीं। लेकिन जब प्रेस आई तो प्रेस से उनकी जो कविताएं थी, उनकी रचनाएं थी, वो आम लोगों तक पहुंचने लग गई। आम लोग पढ़ने लगे, समाचार पत्रों के जरिए, पुस्तकों के जरिए, मैगजीन्स के जरिए, तो वो उन तक पहुंचने लगी। तो उनका प्रचार हुआ, तो उन्होंने नई नई लिखने की विधाएं स्टार्ट कर दी, जिसमें उपन्यास आने लगे, निबंध, कहानी, ये सब बाद में प्रेस के आने के बाद पॉपुलर हुई है। फिर नए उद्योगों की स्थापना, अब नई नई इंडस्ट्रीज लगी। यूरोप में जो परिवर्तन हुए उसका मुख्य कारण यही रहा कि उनके कारण भारत कच्चा माल बनाने और इंग्लैंड में बना माल बेचने का बड़ा बाजार बन गया। अब अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था आने का? यहाँ का कच्चा माल वहाँ पहुँचाते थे अपने में, और वहाँ से वस्तुएं बनाकर हम ही लोगों को बेच देते थे। मतलब कच्चा माल भी हमसे लेते थे और उनके लिए मार्केट भी हम ही लोग। तो ये भारत जो था उनके लिए बाजार बन गया था। इस प्रकार इंग्लैंड ने भारत के परंपरागत उद्योगों को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी। इससे ब्रिटिश शासन काल में स्थापित आधुनिक उद्योगों और आवागमन के साधनों के कारण नए वर्गों का जन्म हुआ। और उसमें नए वर्ग कौन से बने? पूंजीवादी वर्ग, उद्योग धंधों और यातायात में लगे हुए मजदूरों का वर्ग, खेती हर मजदूर वर्ग, काश्तकार वर्ग या वर्ण। फलस्वरूप भारत पर ब्रिटिश प्रभाव के कारण न केवल भारत की आर्थिक वरन सामाजिक संरचना का भी रूपांतरण हो गया। तो उसमें क्या हुआ, साहित्य को भी समझने वाले लोग अलग अलग तरीके से समझने लगे, अलग अलग तरीके से सोचने लगे साहित्य के बारे में भी। इसके बाद आता आधुनिक शिक्षा और बौद्धिक वर्ग। भारत में नए उद्योगों की स्थापना के समय से ही आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार तेज हुआ। अब वो नए उद्योग यहाँ लगा रहे थे, लेकिन उसके लिए पढ़े लिखे मजदूर चाहिए, तो उनको शिक्षा देने का काम भी उन्होंने किया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, आधुनिक शिक्षा का प्रचार तेजी से हुआ। इससे राष्ट्रव्यापी और सुधारवादी आंदोलन व्यापक रूप से प्रभावित हुए। आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार से भारतीय एक सीमा तक पश्चिमी सभ्यता के विकृत रूप में रंग गए। मतलब वहाँ की जितनी बुराइयां थी वो यहाँ के लोगों के अंदर आ गई। छोटे कपड़े पहनना, ठीक है, ड्रिंक करना, ये सारी बुराइयां वहाँ के जो उनके सभ्यता में थी उसी में हिंदुस्तानी भी रंग गए।
इस आधुनिक शिक्षा ने उन बुद्धिजीवी वर्ग को पैदा किया जिससे राष्ट्रीय और समाज सुधार आंदोलन में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपितु उनका नेतृत्व भी किया। अब उसमें क्या हुआ, शिक्षा आने के बाद कुछ लोगों के अंदर जागरूकता भी आई, उन्हें भी लगा कि हमें स्वतंत्र होना चाहिए। उन्हें जब लोग पढ़ने लिखने लगे तो उनके दिमाग में यह आया कि हमें भी स्वतंत्र होना चाहिए, हम किसी के दास नहीं रह सकते। तो उन्होंने दूसरे लोगों का, पढ़े लिखे लोगों ने दूसरे लोगों का भी नेतृत्व किया। इस बुद्धिजीवी वर्ग ने पुरानी रूढ़ियों, मान्यताओं और आचरणों को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किया। स्त्री की हीन दशा से जुड़ी प्रथाओं को समाप्त करने का संघर्ष किया, जिसमें कौन कौन सी सती प्रथा, जिसका पति मर जाता था उसको उसी के साथ जला दिया जाता था, ये सती प्रथा थी उस टाइम पे। बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता था। अगर बचपन में ही किसी लड़की का पति मर गया तो उसकी पूरी उम्र शादी नहीं होती थी, विधवा विवाह नहीं हुआ करता था। बहु हुआ, आदमी जो थे बहुत ज़्यादा, एक से अधिक विवाह कर लेते थे। बालिका वध, लड़की पैदा होती थी तो उसको पैदा होती मार दिया जाता था। ये सारी बुराइयां थी हमारे समाज के अंदर। इन सबको समाप्त करके इस वर्ग ने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह आदि का समर्थन करते हुए इसके लिए संस्थाएं भी स्थापित की। ठीक है, इसके बाद है ब्रिटिश राज सत्ता से असंतोष। लास्ट में क्या हुआ, जो ब्रिटिश राज सत्ता हमारे ऊपर थी उससे लोगों को असंतोष हो गया कि ये हमारा शोषण कर रहे हैं, लोगों को पता चल गया। यूं तो 1857 के विद्रोह की असफलता ने सामंती शासन को पुनः स्थापित करने के सारे द्वार बंद कर दिए। फिर भी समय में ही नई नई परिस्थितियों के जन्म हुए। राजनीतिक उभार का जन्म सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना से हुआ। राष्ट्रीय असंतोष की व्यापक भावना का जन्म इसी समय हुआ। राष्ट्रीय असंतोष की जिस भावना को WDC बनर्जी, RC दत्त, दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले आदि व्यक्त कर रहे थे, उसी असंतोष को अपने ढंग से भारतेंदु और उनके युग के लेखक भी हिंदी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से व्यक्त कर रहे थे। एक तरफ तो जो फ्रीडम फाइटर थे, उनके नाम दे रखे फ्रीडम फाइटर्स के, RC दत्त, दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानाडे, लोग सोच को बदलने का प्रयास कर रहे थे, बता रहे थे कि अंग्रेज हमारे लिए सही नहीं है, वो हमारा शोषण कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ भारतेंदु और उनके युग के जो लेखक, भारतेंदु युग के लेखक थे, वो अपनी साहित्य के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे थे। अपनी जो उनके साहित्य के अंदर अंग्रेजों की कमियों को लिखकर उनके शोषण के बारे में बताकर लोगों को जागरूक कर रहे थे। ठीक है।